Good afternoon, friends. So today, Wisdom Tree is going to talk on the news for 4th and 5th अगस्त। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी और के एंगल से कौन कौन से न्यूज़ जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात पता होगा कि जो वेस्टर्न एशिया है उससे, या मिडल ईस्ट जिसको बोलते हैं, उससे मतलब कि बीपीएससी का एक फेवरेट एरिया रहा है, बी इट इन प्रीलिम्स और मेंस। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभी क्या डायलेमा आ रहा है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी डायलेमा इन वेस्ट एशिया। अभी ये डायलेमा क्या है, तो इस चीज़ को आप अगर थोड़ा सा समझिएगा तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से हमारा इजराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, और कहीं ना कहीं इजराइल का जो वार है अभी ईरान के साथ हो रहा है, और हमारा ईरान के साथ भी, ईरान ऑलरेडी हमें जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में देखता है, और एट द सेम टाइम आपको एक फ्रेंड के रूप में भी देखता है। तो ये हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेबल हो रहा है कि हाउ शुड वी, मतलब कि अपने आप को जो इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उस पर किस तरीके से अपने आइडियोलॉजी को और अपने एक्शंस को रखें, ताकि जो कंट्रीज़ हैं उसके बीच हमारा रिलेशन बना रहे। तो जैसे कि ऑलरेडी इसमें लिख रखा है, रिसेंट एस्केलेशंस ऑफ tensions between Iran and Israel following the assassination of the leader of Hamas and Hezbollah group backed by Iran has spurred US and other regional powers to step up diplomacy to prevent all-out war in West Asia। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमास और हिजबुल्ला जो हैं ये दोनों किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ईरान इनको बैकअप करता था। और इसमें क्या हुआ कि जो इज़राइल है उनको ऐसा लग रहा है कि इज़राइल ने कहीं ना कहीं इन लोग को हमला करके मरवाया है। अब इस चीज़ में जो है, जो टेंशन है वो मिडल ईस्ट के दो कंट्रीज़ के बीच में बढ़ जाएगी। वो कौन कौन, तो इज़राइल और ईरान। एंड ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि जो टेंशन है बिटवीन इज़राइल एंड एट द सेम टाइम पैलेस्टाइन इज़ गोइंग ऑन। तो वहाँ पर ऑलरेडी दिक्कत है। अदर साइड, जो इस साइड है, रशिया एंड यूक्रेन वार इज़ गोइंग ऑन। तो इस तरीके से पूरा जो ये मिडल ईस्ट वाले एरिया है एकदम मतलब अनरेस्ट में चल रहा है, एंड सिचुएशन ऑफ वार इज़ देयर। तो आपको ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, नॉट ओनली इस पॉइंट से। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या वो रीजन है। अब देखिए, सबसे पहले जो इकोनॉमिकल रीजन्स का चर्चा किया गया है, एनर्जी सिक्योरिटी। तो गल्फ कंट्रीज़ से, यानी कि गल्फ वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका से हम लोग कितना 2/3 ऑफ आवर टोटल क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये एरियाज तबाह रहेगा तो जो इंपोर्ट है उसको करने में इंडिया को दिक्कत आएगा, एंड एट द सेम टाइम जब वार होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। तो हम लोग को इकोनॉमिकल क्राइसिस भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस में सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाएगा। अनदर थिंग, डायस्पोरा एंड रेमिटेंसेस, अगेन दिस इज ऑल्सो लिंक्ड टू आवर इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो कि अपने डोमेस्टिक एंड एट द सेम टाइम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर भी काफ़ी ज़्यादा, रेमिटेंसेस पर भी ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि कम से कम 8 से 9 मिलियन इंडियंस जो है वेस्ट एशिया में रहते हैं, और आपको पता होगा कि अपने गोपालगंज, सिवान और सारण से बहुत सारे लोग जो हैं वो वेस्ट एशिया में रहते हैं। वो कंट्री कौन कौन से हैं, तो यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान एक्सेट्रा, जहाँ से इनवर्ड रेमिटेंसेस कहने का मतलब है कि जो वहाँ पर वो लोग कमाते हैं वो अपने घर इंडिया में भेजते हैं। तो वो रेमिटेंसेस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इंडिया है एज ए लेबर मतलब कि लेबर सरप्लस नेशन है, फिर इस लेबर को भी एग्जॉस्ट कर पाना अपने नेशन के अंदर एक चैलेंज हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत करेगा। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक का इस तरीके से तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक अभी कॉरिडोर खुला था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हम इस कॉरिडोर से कहीं ना कहीं जो चाइना का बोल्ड एंड रोड इनिशिएटिव था उसको कहीं ना कहीं हम लोग रोक रहे थे। ये जो चाइना का सुपरमेसी था ट्रेड के क्षेत्र में भी, उसको हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ से रोक रहे थे, चाहे बाहर पोर्ट हमारे फेवर में था, बट एट द सेम टाइम ये होगा तो हमारे लिए स्टैंड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि हम इज़राइल के साथ स्टैंड करें या ईरान के साथ स्टैंड करें, या किस तरीके से नॉन अलाइंड फॉर्म में रहें। तो दिस विल बी वन ऑफ द चैलेंजिंग फैक्टर्स, वो हमले को सोचना पड़ेगा। अब हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है किस तरीके से उधर उसको वो करेगा। तो देख रहे हैं कि आपने क्लियर कट देख रहे हैं कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स वेस्ट एशिया, तो एक्सटेंडेड नाइबरहुड पॉलिसी जो है हमारा, उस पर आपको देखने को मिलता है।
तो उसमें कह रहा है कि इंडिया कंसिडर्स गल्फ रीजन एज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड नाइबर। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, उसी तरीके से एक्सटेंडेड नाइबरहुड का कंसेप्ट रखे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये ईरान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद ये इंडिया आएगा अपना। तो हमारा कहीं ना कहीं हम लोग पाकिस्तान को भी ईरान से एक उसमें रखते थे, प्रॉक्सिमिटी में रखते थे, ताकि जैसे एक रेसिस्टेंस का काम करता था। बट एट द सेम टाइम अगर ये चीज़ होता है तो दिस विल बिकम ए चैलेंज फॉर इंडिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, लुक वेस्ट पॉलिसी, ये 2005 में शुरू किया गया था, और ये इंडिया जो है इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है ये सारी रीजन, क्योंकि ईरान के साथ हमारा गुड टर्म्स है। और पॉलिसी ऑफ डिहाइफेनेशन, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिहाइफेनेशन, वैसे वैसा इट्स रिलेशन विथ इजराइल एंड पैलेस्टाइन। और दूसरा है पॉलिसी ऑफ डिहाइफेनेशन, एसेंशियली emphasizes on separate and independent diplomatic relation between two countries having adversarial relations based on merit। कहने का मतलब ये है कि हम दोनों कंट्री के साथ 1-to-1 रिलेशन बना करके चलते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड एडवर्शियल रिलेशन, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का बेनिफिट रहता है वहाँ पर हम लोग ह्यूमन राइट्स के अनुसार अपने चीज़ों को, और वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार हम अपने चीज़ों को करते हैं, मतलब कि फॉरेन डिप्लोमेसी को चलाते हैं, बिकॉज आवर नेशनल इंटरेस्ट विथ आवर नेशनल फिलॉसफी एट इंटरनेशनल लेवल मैटर्स अ लॉट। आप ये बात समझ गए होंगे कि जो पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम लोग कभी भी युद्ध को सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी फॉर्मेट में। वी ऑलवेज सपोर्ट ह्यूमैनिटी एंड एट द सेम टाइम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अमंग द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। Now coming to the next thing, which is very much important from the viewpoint of environment and at the same time for climate change. So let's see about the global methane emissions rising at faster rate in decades। एक स्टडी के द्वारा वो किया गया है, और यू नो वेरी वेल कि मीथेन का बहुत ज़्यादा आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में इसका देखने को मिला गया है कि बेनिफिट्स हैं, एंड एट द सेम टाइम इफ़ द लेवल विल गो हाई तो इसके घाटे भी हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इट हैज़ क्लियरली मेंशन दैट एक्सपर्ट्स हाईलाइट हाउ ग्लोबल मीथेन एमिशंस हैव गिवन राइजिंग रैपिडली सिंस 2006। कहने का मतलब यह है कि 2006 से जो एमिशंस है मीथेन का वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ा है। और इसके की हाइलाइट्स क्या हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक मीथेन। एंथ्रोपोजेनिक कहने का मतलब यह है कि जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा, नॉट नेचुरली समथिंग इज ग्रोइंग बट देयर इज इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के इंटरवेंशन से जो CH4 का एमिशंस हो रहा है। तो 1850 से 1900 से लेकर के 2019 तक 65% वार्मिंग एज CO2 हैज़ कॉज टिल डेट। मतलब कि आपको जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में जो इंक्रीज ऑफ मीथेन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बिकॉज ये आपको मेंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BPSC के एंगल से। और एट द सेम टाइम ये भी पूछा जाता है, जैसे BPSC ने एक बार पूछ चुका था कि सबसे कम टाइम पीरियड तक कौन सा पॉल्यूटेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा गया है कि इट इज़ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट and is the second largest contributor to the climate warmings after CO2। that means after CO2 सबसे ज़्यादा contribution किसका है ग्लोबल वार्मिंग में, तो that is climate change में, तो वो है आपको मीथेन। तो ये BPSC ऑलरेडी पूछ चुका है, तो आप काइंडली कीप इट इन माइंड। एक क्यों BPSC पूछा, यू नो वेरी वेल, बिकॉज एक तो आपको ये भी कि बिहार जो है एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, एंड एट द सेम टाइम वी प्रोड्यूस सो मच ऑफ पैडी। तो पैडी क्रॉप में ये मीथेन जनरली बनता है। और आप ये भी जानते होंगे कि वी आर हैविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ दिस एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री से भी ये मीथेन बनता है। तो उस कंडीशंस में जो है हम लोगों को बिहार के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेचुरल इमिशंस कहाँ से होता है, तो 30% वेटलैंड से। हमारे यहाँ पर वेटलैंड काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू दी जो लैंड एरिया है, बिकॉज वी आर हैविंग दिस इन बेगूसराय में कांवड़ताल है, नागीनटकी है, और कुछ वेटलैंड्स जो हैं आपको ताल और चौर वाले रीजन में मिलता है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए एज़ पर द गवर्नमेंट प्लान एंड रिकॉर्ड्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट बायोमास से भी देखिए, जो ऑलरेडी हमने आपको बताया, बर्निंग से, परमाफ्रोस्ट से, टर्मेट से, ओशियन से, बट वी आर नॉट हैविंग द प्रॉक्सिमिटी ऑफ ओशियंस, क्योंकि हमारे यहाँ से ओशियंस अराउंड 300 किलोमीटर्स दूर है, डैट इज़ इन बे ऑफ बंगाल। नाउ एंथ्रोपोजेनिक जो मैंने अब अभी आप लोगों को डिस्कस किया था,
एग्रीकल्चर जो है, लाइफ स्टॉक से, वेस्ट मैनेजमेंट से, राइस कल्टीवेशन जो ऑलरेडी आपको बताया, देखिए राइस कल्टीवेशन से 20% है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन से, तो ये सारी चीज़ें से आपको एमिशंस के सोर्स है, बट दीज ऑलरेडी डिवीजन दो टाइप का है जिस तरीके से आपको दिखाया गया है यहाँ पे। वन इज़ नेचुरल, अनदर इज़ बाय ह्यूमन इंटरवेंशन विच इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट व्हाट विल बी द इम्प्लीमेंट ऑफ दिस, इसका इम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका असर क्या पड़ेगा। तो इसका असर ग्लोबल वार्मिंग में पड़ेगा, जिसको जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बोलते हैं कि CH4 दैट मीन्स मीथेन हैज़ 28 टाइम्स हायर GWP दैट मीन्स ग्लोबल warming potential, heat trapping ability of the gas measured against the carbon dioxide and CO2। डैट मीन्स ये हीट काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है कहीं ना कहीं बढ़ता है। तभी आपको ये दिखा कि CO2 का ऑलरेडी मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो ग्लोबल वार्मिंग में फर्स्ट नंबर पे कंट्रीब्यूट करता है। बट ये लेस होने के साथ इसके कैपेसिटी ज़्यादा है हीट को ट्रैप करने का, तो उसकी वजह से ये सेकंड नंबर पर आ जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप दैट कि इसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। तो ये एक चीज़ और भी है पोल्यूशन में, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। तो ओजोन से इसमें क्या होगा कि आप जानते हैं ट्रोपोस्फोरिक वाला जो ओजोन होता है वो ख़राब होता है। स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो ओजोन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल होता है। क्यों हेल्पफुल होता है? क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं एक लेयर का काम करता है और ओजोन को नीचे नहीं आने देता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कि मीथेन लीक्स ऑल्सो, मीथेन लीक्स कैन ऑल्सो पोज एक्सप्लोजन ऑफ हजार्ड्स। कि ये जो मीथेन अगर हम एंथ्रोपोजेनिक फॉर्म में कहीं पर रखेंगे तो डेफिनेटली एक्सप्लोजन हजार्ड के रूप में भी काम कभी कभी एक्सप्लोड कर जाता है। डैट मीन्स ये कहीं ना कहीं फिर क्लाइमेट चेंज के लिए हानिकारक होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि इसका किस तरीके से क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इसको लिमिट करने के लिए। तो ग्लोबल मीथेन प्लेस है, जिसमें कमिंग टू कलेक्टिव 30% कट इन मीथेन इमिशंस बाई 2030 के तक, मतलब कि 30% जो है वो ग्लोबल मीथेन को कट किया जाएगा। ये ग्लोबली एक कमिटमेंट है। और नाउ मीथेन ऑब्जर्वेशन में EMIT नाम का अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन, और जो एयरबॉर्न विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर नेक्स्ट जनरेशंस नाम का ये टेक्निकल चीज़ है जो लाया गया है मीथेन ऑब्जर्वेशन के लिए। टोटली टेक्निकल थिंग्स, सो नॉट मच मोर रिक्वायर्ड, बट एट द सेम टाइम यू जस्ट नो द एसेंस ऑफ दिस पार्टिकुलर थिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अदर्स क्या है, तो 2004 में ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव निकला, उसके बाद मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम निकला। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया में क्या हुआ, तो इंडिया में हमने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत और डायरेक्ट सीडेड राइस एंड क्रॉप डाइवर्सन प्रोग्राम, गोवर्धन वाला जो स्कीम आया था वो, और नेशनल लाइव स्टॉक्स मिशन, इसके थ्रू हम लोग लिमिट करने की कोशिश किए हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू द सी लेवल राइज सिनेरियोज एंड इनंडेशन ऑफ मैप सेलेक्टेड बाय इंडियन कोस्टल सोसाइटीज रिलीज्ड। ये क्यों अभी आया है न्यूज़ में, इसके पीछे रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि जो अरेबियन सी है उसके वार्म होने की वजह से वो भी एक फैक्टर बना है, जिसकी वजह से वायनाड अपना कोस्टल वाला रीजन है। वायनाड कहाँ है, तो केरला में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट होने के साथ ही टूरिस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं। तो उसमें टूरिस्ट में क्या हुआ कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सेंसिटिविटी ऑफ इकोलॉजी, पीपल मेड सो मैनी ऑफ फ्लैट्स एंड एट द सेम टाइम दे कट डाउन द ट्रीज़। तो ट्रीज़ को कट डाउन करने से क्या हुआ कि जो सॉइल की पकड़ थी वो कमज़ोर हो गई और कंटिन्यूअस बारिश हुआ, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड इतना बड़ा हुआ कि आप जानते हैं मोर देन 300 पीपल्स डाइड एंड एट द सेम टाइम लॉट मेनी इकोनॉमिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एट द सेम टाइम ह्यूमन हैजार्ड हैज़ टेकन प्लेस इन केरला। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग डैट कि ये सी लेवल बढ़ने से क्या हुआ है कि 15 कोस्टल स्टेट्स में सिटीज़ में हमारे को इन्वायरमेंटल चैलेंज को शो किया गया है कि सी लेवल राइज करने से ये कहीं ना कहीं हमें इकोलॉजिकली एंड एट द सेम टाइम जो है हमारे जो कोस्टल सिटीज़ है उसको दिक्कत आएगा। वो कौन कौन से कोस्टल सिटीज़ हैं, तो वो मुंबई है, यमन है, थूथुकुडी है, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि 2040 में सबमर्ज हो जाएंगे। और विटनेस क्या है, तो विटनेस ये है कि 1987 से 2001 के टाइम पीरियड में 4.44 सेंटीमीटर जो है जो लेवल है सी का वो इंक्रीज़ किया है। नाउ कमिंग टू द इंक्रीजिंग एसएलआर ट्रेंड में
ऑब्जर्व कहाँ कहाँ पे किया गया है? मुंबई, कोची, मर्मागोवा ऑन वेस्ट कोस्ट, हल्दिया, पारादीप, Visakhapatnam, Chennai on the west coast. So really it's an alarming veil for all of us that we should be economic, environmentally very much sensitive to save our economy and ecology. Now coming to the next thing, factor responsible for ASLR, तो ये है ओशियन थर्मल एक्सपेंशन, और वो किस वजह से हो रहा है? तो हीट टैपिंग की वजह से। ओशियन एब्जॉर्ब्स मोर देन 90% ऑफ हीट ट्रैप्ड इन एंड अक्यूमुलेटेड बाय जो GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसेस है। आइस मेल्टिंग हो रही है बिकॉज एज द ग्लोबल वार्मिंग विल टेक प्लेस, डेफिनेटली आइस विल मेल्ट मच फास्टर देन व्हाट इज़ हैपनिंग। पहले जो इतना हो रहा था उससे ज़्यादा होने लगेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस। तो SLR का इम्पैक्ट क्या है? तो इससे बीचेस का लॉस हो रहा है, समझ रहे हैं? बीच जो मतलब कि किनारा जिसको कहते हैं, एंड डेफिनेटली अनदर साइड कोस्टल हैबिटेट्स का लॉस है, इंक्रीज कोस्टल इरोजन भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। उसके बाद फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन, कंटेनिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड रिड्यूसिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट्स। डेफिनेटली अगर ये इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली टू अंडरस्टैंड द होल आइडिया ऑफ इकोसिस्टम एंड एट द सेम टाइम मैरिन एग्रीकल्चर, वो आपको समझने में देरी होगा और कहीं ना कहीं इससे जो वाटर और अदर चीज़ों का है वो हनन होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस इज़, अगर आपने एडप्शन एंड मिटिगेशन ऑफ SLR देखे होंगे तो कोस्टल एरिया में डिफेंस सिस्टम बनाए जा रहे हैं रिगार्डिंग दिस, उसको बोलते हैं सी वाल, सर्च बैरियर्स। नाउ फ्लोटिंग होम्स आर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड इन साउथ कोरिया एंड मालदीव्स। Efficient city strategies such as spawn cities and use of technology has also been taken such as digital twin। इसको क्या कहा जा रहा है? डिजिटल ट्विन के रूप में देखा जा रहा है। और अचीविंग नेट जीरो टारगेट्स and limiting global mean temperature increase in line with 2015 पेरिस एग्रीमेंट। कहीं ना कहीं जो हम लोग इकोनॉमी इन्वायरमेंट के प्रति जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मीटिंग्स बना रहे हैं और जो पॉलिसीज़ ला रहे हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किए हैं, जैसे कि 2015 का पेरिस एग्रीमेंट का जो पॉलिसीज़ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू द यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज ए रिपोर्ट ऑन स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट कोड्स। तो आप जानते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी है। अब जब कभी आप ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस में जाइएगा तो ये आपको देखने का मिलेगा। यहाँ पर क्लियर कट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि 37.7% जुडिशियल ऑफिसर्स हैव रिपोर्टेड लैक ऑफ एडिक्वेट स्पेस इन कोर्ट रूम्स। जैसे आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो ब्लॉक लेवल के कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर वुमेन जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स होती हैं, उनके लिए स्पेशल अलग से बाथरूम, टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी जो चर्चा है वो CJI ने रिसेंटली उठाया था। उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रिसेंटली कहीं कहीं पे स्टार्ट किया गया है, ताल्लुक लीगल सर्विसेज कमेटी वगैरह बनाई गई है, डिजिटाइजेशन का प्रोसेस को इनिशिएट किया गया है। और इसके साथ में ही जो क्रिएशन ऑफ सेपरेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स हेडेड बाय सेपरेट जुडिशियल ऑफिसर्स, जो सेपरेट सिविल कोर्ट होता था और क्रिमिनल कोर्ट होता था उसको अलग किया गया है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव कौन कौन सा चलाया गया है? तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर द जुडिशियरी, नेशनल मिशन फॉर जुडिशियरी डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स, e-courts integrated mission mode projects. So these were the things which has been taken by the Indian government to improve the condition of districts courts. Now coming to the next important thing, that is scientists identify Ladakh as potential site for Meridian और lunar analog research station। ये क्यों हुआ है? तो जब वहाँ पर आप देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एज़ पर द टुडेज न्यूज़, खास करके BPSC के लिए। तो आप बस इतना जानिए कि ये कहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है, तो लद्दाख में। और ये क्यों हुआ है? वाई लद्दाख आइडियल, क्यों लद्दाख को आइडियल माना जा रहा है? तो इसके पीछे रीज़न ये है जियोमॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ टू एन अर्ली मार्स और मून, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है ड्राई, कोल्ड और एरिड डेजर्ट है। आप लद्दाख वाला रीजन को देखेंगे तभी आप ये चीज़ जानते हो कि देयर इज सो मच ऑफ स्कार्सिटी ऑफ drinkable, that means potable water. Now coming to the next, vast flatland divide of vegetation, dunes and drainage networks, separated ground ice and permafrost and rock glaciers. Geochemical similarities to Martian surface. Martian कहने का मतलब क्या है आपको? लूनर, डैट मीन्स की सन, डैट मीन्स की मून एंड मार्स।
तो वोल्केनिक रॉक, सैलाइन लेक्स एंड हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स, ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट बना देता है, जिसकी वजह से आपको जो यहाँ का सिस्टम है उस बेनिफिशियल है आपको लद्दाख वाला रीजन, और एक तरीके से वो अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट सुटेबल जगह हो जाता है इस चीज़ के लिए। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एक और न्यूज़ है क्लाउड बर्स्ट, जो आपने सुना होगा रिसेंटली फ्लैश फ्लड के रूप में हिमाचल प्रदेश में जो घटना घटी है। दिस कम्स अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। और आपको बिहार में भी अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि चमकी जो होता है, चमक जिसको बोलते हैं कि आप कि जिस तरीके से ये बहुत ज़्यादा आपको बिहार में देखना जाता है, थंडर जिसको बोलते हैं, थंडर, कि अरे थंडर गिरा है। तो जब बारिश होता है जनरली तब वो गिरता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है बिहार के अंदर। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नाउ ये बस इतना जानिए कि हाँ, समवेयर जो क्लाउड बस्ट है वो इस रीजन में आता है, जो मतलब कि आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन्स। नाउ हम लोग अदर चीज़ जो देखते हैं वो है ऑल्सो इन न्यूज़ में कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी किसके अंदर आता है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या कर रहा है? तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी हैज़ एक्सेप्टेड सर्वे इन्वॉल्विंग ड्रिलिंग एंड फेलिंग अप टू 100 ट्रीज फॉर हाइड्रो एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। और ये क्या करता है? तो अप्रूव करता है किस चीज़ का? डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट पर्पस। दूसरा चीज़ कि ये लैंड रिक्वेस्ट वैलिडिटी को भी देखता है। उसके बाद बटरफ्लाई को हम लोग देखते हैं। एक बटरफ्लाई है जो 4 विंग्ड बटरफ्लाई मिला है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से नेशनल पार्क में? तो नामदा नेशनल पार्क में। और ये टाइगर रिजर्व है, ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, बॉर्डरिंग म्यांमार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पूछा जा सकता है बीपीएससी या यूपीएससी में कि ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नामदा नेशनल पार्क है। नाउ इसमें और ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बटरफ्लाइज प्ले क्रिटिकल रोल इन पॉलिनेशन, ऑलरेडी यू नो। बटरफ्लाइज फ्लैगशिप, ये बात याद रखिएगा, फ्लैगशिप स्पीसीज है ये। दिस मे बी आस्क्ड इन पीसीएस एग्जामिनेशन। नाउ दे आर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फूड चेन एंड prey for birds, bats and insectivorous animals. Monarch butterflies have poison in their wings. Now, coming to the next important news that is related to the substantive equality. Substantive equality अभी चर्चा में आ गया है। रीज़न बिहाइंड जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है कि जो सुप्रीम SC/ST हैं उनके में भी सब कैटेगराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, और जो जिस तरीके से OBC है उस तरीके के तर्ज पर, बट नॉट एट सेम। जिस तरीके से OBC का मनी और उस तरीके से किया जाता है 8 लाख रुपीज़ वगैरह पर, उस तरीके का नहीं, बट अ टाइप ऑफ द सेम, उस तरीके से जो है SC/ST के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। ये कौन कहा है? सुप्रीम कोर्ट कहा है। और उसमें कौन सी फिलॉसफी को इस्तेमाल किया गया है, कंसेप्ट को? तो सब्सटेंसिव इक्वालिटी। सब्सटेंसिव का मतलब ये हो जाता है कि जिनको जहाँ पे ज़रूरत है उनको भी इक्वलिटी मिला जाए, और उस अप्रोच को बढ़ाने के लिए और जो है ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया है। और उन्होंने बात इसका जो बैकग्राउंड से एविडेंस दिया है कि जिस तरीके से डिफरेंट बैकग्राउंड के कास्ट हैं, हिस्टोरिकली डिफरेंट काइंड ऑफ इनजस्टिस और डिफरेंट लेवल ऑफ इनजस्टिस दे हैव फेस्ड, तो अकॉर्डिंगली इस चीज़ को लाया गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो अपना ये दूसरा जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, विलेज डिफेंस गार्ड सिस्टम। ये बेसिकली कहाँ पर आया है? तो बस इतना जानिए कि हाँ, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में लाया गया है, जिसमें जो ये हेडेड कौन करेंगे? तो रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं, जो डिफेंस से हैं, CMPF से हैं, J&K पुलिस से हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज द क्वेश्चंस इज जनरली आस्क्ड इन द डिफरेंट काइंड ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो लेट्स सी दिस। Union Ministry of Home Affairs asked the countrymen to host tricolor at their homes under Har Ghar Tiranga campaign. Hosting display, the international flags are governed by the Flag Code of India 2002, amended in 2021 and 22. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जस्ट नो द कोड कि कब से 2002 में आया था। साइलेंट प्रोविजंस क्या है?
तो इसके ये है कि ये हैंड स्पिन होना चाहिए, हैंड ओवन होना चाहिए, मशीन मेड, कॉटन, पॉलिस्टर, वूल, इचाडी बर्नटिंग, इसको आप देख लीजिएगा, इसके बारे में मुझे भी नहीं जानकारी है। दूसरा, ये पब्लिक कैन डिस्प्ले नेशनल फ्लैग डे एंड नाइट. National flag can be rectangular in shape. The flag can be of any size, but the ratio of length should be 3:2. तो ये important है, याद रखिएगा। ये height that means width, length to the width, ये length हो गया 3 and width हो गया 2। तो ये important है, क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी पड़ता है। और ये कारी ट्रेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट यू नो डैट कि समवेयर इट हैज़ बीन यूज्ड इन यूएस टेक्नोलॉजी जाइंट्स। एंड उसके बाद जो एशियन ट्रेड, एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट, दिस इज बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये बस इतना जानना है कि जो 5th AITGA जॉइंट कमेटी एंड रिलेटेड मीटिंग्स जो है वो गुड्स एग्रीमेंट पर हुआ है। डैट मीन्स ट्रेड ऑन जो गुड्स एंड अदर कमोडिटीज़ है वो कहाँ पर हुआ, इंडोनेशिया जकार्ता में। और इंटर्ड इनटू फोर्स इन कब हुआ, तो 2010 में। साइन कब किए गए थे, 2009 में। इट एम्स टू अचीव फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, दैट मीन्स FTA टाइप का थिंग है। और द रीजन रिजल्टिंग इन द लेस ट्रेड बैरियर्स एंड डीपर इकोनॉमिक लिंकेजेस एमंग द मेंबर स्टेट्स, लोअर बिजनेस कॉस्ट, इंक्रीज ट्रेड एंड लार्जर मार्केट एंड इकोनॉमिक स्केल बिजनेस। सो दिस आर इम्पॉर्टेंट। नाउ एक और भी जो है लास्ट टाइप का वो है डेट इज रिलेटेड टू द डाटा ऑफ एस्ट्रोसैट। डिस्कवर किसके द्वारा, वेम्पायर स्टार, वेम्पायर स्टार ऑल्सो नोन एज ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स। तो ये बस आप इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर साइंस एंड टेक इन BPSC एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग टू दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि संसद में इसको बार बार उठाया गया है कि टैक्स जो है वो USA वाला और जो फैसिलिटी है वो सोमालिया वाला। तो कहीं ना कहीं एक आपको पार्लियामेंट में चर्चा में रहा है। अब देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत सारा डेथ्स हो रहा है, सुसाइडिंग हो रहा है। पॉलिटिकल फीचर्स क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है एंड ईस्टर्न मोस्ट कंट्री, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका का ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीका का। उसके बाद बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन है, जिबूती नॉर्थ वेस्ट में, इथोपिया वेस्ट में और केन्या साउथ वेस्ट में। अगर आप देखते हैं तो केन्या साउथ वेस्ट में है, इथोपिया वेस्ट में है, जिबूती नॉर्थ वेस्ट में है एंड यहाँ पर पूरा अरेबियन सी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये वाटर बॉडीज़ किन किन से जुड़ा हुआ है, तो अडेन एंड ओशन। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग का काम करते हैं, जो पायरेट्स जिसको बोलते हैं, पायरेटिंग का काम करते हैं ये अरबियन ओशन में, इंडियन ओशन वगैरह में, जो कि हरदम इसीलिए ये न्यूज़ में भी बने रहते हैं। हाईएस्ट पीक कौन सा है, सेम्बरीज ऑल्सो नोन एज माउंट सूरत कैट। मेजर रिवर्स कौन सा है, जुब्बा, साबले। कोस्टल प्लेन्स पैरेलल टू गल्फ ऑफ एडेन नोन एज गुब्बन। और बट रीजन इज रिच इन इंसेल बॉग्स, आइसोलेटेड हिल्स, रिज, माउंटेन्स abruptly protrudes out on virtually leveling surrounding plain। डैट मीन्स कि जो आइसोलेटेड मतलब कि जो रीजेस, अगर आपने देखा होगा कि जैसे अपने यहाँ पर भी बहुत सारे रीजेस हैं नॉर्थ इंडिया में, और जो मध्य भारत है वहाँ पर जिस तरीके से अरावली का, फिर से आपको दिल्ली रीज, तो ये सारे रीजेस आपको मिलेंगे जो कंटिन्यूस नहीं होते, बट एट द सेम टाइम यू विल फाइंड द कनेक्टिविटीज। सो दिस वॉज द न्यूज़ फ्रॉम 4th and 5th August from Vision IAS, and we thanks Vision IAS for providing this PDF। और एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। वी विल टुगेदर अचीव वट एवर वी आर ड्रीमिंग फॉर, बट आवर कलेक्टिव एफर्ट इज वेरी मच important। So dear my friends, kindly subscribe the channel and grow it like your own channel. Thank you.